नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस कड़ी में चौथा चैप्टर थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट्स, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर की मेथोडोलॉजी लेकर के प्रस्तुत हूँ। मैं भूपेंद्र सिंह। आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ताकि आगे हमको भी इसका उत्साह मिलता रहे कि जो हम बना रहे हैं वो बेहतर है और बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल होगा क्लास 12th की स्टडी के लिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रथम प्रश्न की। एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन थिंकिंग। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं और इसका भारत की थिंकिंग प्रोसीजर पर क्या प्रभाव पड़ा। थिंकिंग प्रोसीजर का मतलब है यहां पर फिलॉसफी से कि भारतीयों की सोच में क्या परिवर्तन आया जैनिज्म का आइडिया आने के बाद। तो पहला पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। पूरी दुनिया में जो भी चीजें हैं उन सब में प्राण है, उनमें जान है। दे ऑल आर एनिमेटेड, इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। पत्थरों में भी जान है, रॉक्स में भी, चट्टानों में भी जान है, यहाँ तक कि जो जल है उसमें भी लाइफ है ना। फ्रॉम दिस सेंट्रल जैना फिलोसफी ऑफ नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, और इससे एक नई चीज निकल के आती है, जब हर चीज में जान है तो हमें किसी भी लिविंग बीइंग को इंजर्ड नहीं करना चाहिए। मीन्स द आइडिया ऑफ अहिंसा इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम हियर। और जिन लिविंग बीइंग्स की वो बात कर रहे हैं उनमें चार चीजों का इन्होंने उल्लेख किया है आपकी बुक में: ह्यूमंस, एनिमल्स, plants and insects. Mean in either way we should not harm them. Either they are humans, animals, plants or insects. इसलिए आज भी आप देखिए जैन फिलॉसफी में जितना ज़्यादा फोकस किया गया है अहिंसा पर, बुद्धिज्म में भी उतना फोकस है अहिंसा पर। लेकिन आज के दौर में बुद्धिज्म में अहिंसा को उतने तगड़े तरीके से, उतने पावरफुल तरीके से लागू नहीं किया गया है ना। और शायद यही कारण है कि जैनिज्म में अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और ये इतना रिजिड बना देता है इस रिलीजन को कि जैन धर्म का प्रसार बहुत ज़्यादा देशों में नहीं हुआ। लेकिन बुद्धिज्म ने थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया अपनी पॉलिसीज के साथ और आज बुद्धिज्म दुनिया के कई देशों का स्टेट रिलीजन है ना। इमर्ज्ड एंड थ्योरी ऑफ अहिंसा एस्टेब्लिश्ड। अगला पॉइंट, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ शेप्ड थ्रू कर्मा। इसी सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड दूसरी चीज आती है कि जो आपका जन्म और पुनर्जन्म होता है ये आपके कर्मों की वजह से होता है। वॉट एवर द कर्माज यू डू, deeds, especially deeds you do, that depends on the cycle of birth and rebirth. Asceticism and penance, if you are getting birth or rebirth तो उससे बचने के भी दो उपाय हैं, asceticism and penance, त्याग और तपस्या। They are required to free oneself from the cycle of karma. अगर आप कर्म के बंधन से, कर्म के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो you will have to move with asceticism and penance. In this way it changed the whole scenario of Indian thinking. लोगों के सोचने समझने का, उस समय के जो टीचर्स थे बड़े बड़े, उनके सोचने समझने की प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आया और जैन धर्म ने भारत को शांति की राह दिखाई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धिज्म ग्रीव रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बुद्धिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ा, बुद्ध के समय भी और बुद्ध की मृत्यु के बाद भी। स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। बेटा ये स्टेटमेंट आपकी बुक में आप पेजेस पढ़िएगा तो एक पिक्चर के ठीक नीचे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ में है और एज इट इज स्टेटमेंट को उठा लिया गया और क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, तो उसी के आगे का मैंने लिखा है, बुद्धिज्म ग्रीव रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर, यहीं से शुरू होता है आंसर। इट अपील टू मेनी पीपल हु वर डिससैटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से डिससैटिस्फाइड थे उनको इसमें कुछ चीजें नजर आई कि ये हमारे लिए बेहतर है। मैंने आपको बताया पहले भी कि एक धर्म का उदय, राइज ऑफ ए रिलीजन इज बेस्ड ऑन द डिक्लाइन ऑफ अनदर रिलीजन, है ना। एंड कंफ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस, वो लोग जो रैपिड सोसाइटी में होने वाले चेंजेस से कंफ्यूज हो गए थे और उनको एक नई रिलीजियस प्रैक्टिस की जरूरत थी, दे एक्सेप्टेड दिस। द इंपॉर्टेंस अटैच टू कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। इसने जन्म के आधार पर सुपीरियोरिटी को रिजेक्ट किया और आपके कंडक्ट और वैल्यूज को ग्रेट बताया। मींस इफ यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडक्ट एंड द वैल्यूज यू टुक फ्रॉम योर फैमिली और योर सराउंडिंग्स। द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन मेटा, मेटा मींस फेलो फीलिंग, एंड करुणा, कंपैशन, किसी के लिए अपने मन में दया का भाव रखना। गौतम बुद्ध को करुणा के बहुत अच्छे एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्पेशली फॉर दोज who were younger and weaker than oneself, वो लोग जो छोटे थे और दूसरों से कमजोर थे
It was ideas that drew men and women to Buddhist teaching. करुणा और फेलो फीलिंग, फेलो फीलिंग का मतलब जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारे साथ है वो हमारा है। इस बात से कोई मतलब नहीं वो किसी कास्ट का है, किसी रिलीजन का है। दिस पर्सन इज माइन। और हम खाना खा लें और वो भूखा रह जाए, दैट इज नॉट अलाउड। मेटा, द फीलिंग ऑफ फेलो, है ना, एंड करुणा, कंपैशन, these were the ideas that drew men and women to Buddhist teaching. These are the specific points of spreading Buddha and his ideas. Why did Buddha lay emphasis on righteous conduct and values? इन्होंने conduct और values पर क्यों ज्यादा विचार दिया, है ना, क्यों ज्यादा फोकस किया? Number 1, he wanted individual effort to transform social relations. गौतम बुद्ध ने जो फिलॉसफी दी वो इंडिविजुअल एफर्ट को लेकर के है। बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है ये। मतलब हम ये तय नहीं करेगी, कम्युनिटी तय नहीं करेगी कि व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे होगा, व्यक्ति खुद तय करेगा। जैसा गौतम बुद्ध एक लाइन कहते हैं, आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। जब आप मेरा इस चैप्टर का वीडियो देखेंगे उसमें मैंने इन बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अपना दीपक खुद बनो, इंडिविजुअल एफर्ट, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस। ठीक है, सोशल रिलेशंस कैसे सेट होती हैं? आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे बेहतर बनेगी? जब आपकी कंडक्ट और वैल्यूज अच्छी हैं। आपकी कंडक्ट और वैल्यूज कब अच्छी होंगी? जब आपकी सराउंडिंग्स में अच्छे लोग होंगे। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ राइटियस कंडक्ट एंड वैल्यूज। थ्रू द मीन्स ऑफ राइटियस एक्शन एनीबडी कैन एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। राइट एक्शन करके व्यक्ति रीबर्थ के साइकिल से मुक्त हो सकता है, पुनर्जन्म के चक्र से छुट्टी मिल सकती है उसको, एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्बाना। और उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, उसे एक तरह से ज्ञान हो जाएगा। ही विल गेट एनलाइटनमेंट एंड ही विल बिकम बोधिसत्ता। हु इज बोधिसत्ता? आई टोल्ड यू माय डियर, गौतम बुद्ध के बाद वो लोग जिन लोगों ने बुद्ध की स्थिति को प्राप्त कर लिया, दोज हु बिकेम बुद्धा अगेन, तो दे वर नॉट कॉल्ड बुद्धा बिकॉज़ बुद्धा इज वन, दे वर कॉल्ड बोधिसत्तास। एंड द सिचुएशन ऑफ मोक्षा इज कॉल्ड निब्बाना इन बुद्धिज्म। मैंने आपको बताया था कि हर धर्म में मोक्ष के लिए एक वर्ड यूज हुआ है। जैसे जैन धर्म में इसको कैवल्य कहा गया है और गौतम बुद्ध महावीर स्वामी कैवलिन कहलाए। बुद्ध के समय में इसको निब्बाना कहा गया है और हिंदू धर्म में इसे मोक्ष कहा गया है ना। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ ईगो एंड डिजायर, जब व्यक्ति की ईगो और उसके डिजायर का अंत हो जाता है तब वो निब्बान को प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड सुत्ता पिटका रिकंस्ट्रक्ट द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म? मैं आपको बता दूं, सुत्त पिटक में बहुत सारी स्टोरीज हैं बेटा, है ना, बहुत सारी स्टोरीज हैं सुत्त पिटक में जो मतलब बताती हैं गौतम बुद्ध किस तरह से सांसारिक समस्याओं का निवारण करते थे। ही वॉज नॉट ए मैजिकल मैन, ही वॉज ए मैन ऑफ लॉजिक। ओके, इसी में एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ सुत्त पिटका सच एज ग्रीफ स्ट्रिकन विमेन। एक बहुत ही दुखियारी औरत है, उसका बेटा मर गया है, गौतम बुद्ध उसके पास आए हैं, मीन्स उसके गांव में गए हैं और वो दौड़ करके गौतम बुद्ध के पैर पकड़ लेती है, किसी भी तरह मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। गौतम बुद्ध कहते हैं ये संसार का नियम नहीं है, संसार का नियम ये है कि जो आया है वो जाएगा और उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता है। वो अड़ जाती है, नहीं आप इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े टीचर हैं, अगर आप चाहेंगे तो जिंदा हो जाएगा। गौतम बुद्ध फिर उसको लॉजिक से समझाते हैं, उसको बोलते हैं जाओ चाहिए एक लोटा पानी किसी ऐसे घर से ले आओ जिस घर में कोई मरा ना हो। गई दौड़ती दौड़ती, लेकिन कोई ऐसा घर मरा मिला ही नहीं जिसमें कोई मरा ना हो। वी ऑल नो वेल इट डजंट हैपन। व्हेन शी केम बैक शी फेल्ट अशेम्ड, उसको लगा कि उससे गलती हुई और उसने चीजों को समझा। मीन्स बुद्धा चेक्ड एवरीथिंग ऑन द बेसिक ऑफ लॉजिक, है ना। दैट इज गिवन इन सुत्त पिटका, द स्टोरी इज गिवन इन सुत्त पिटका। देन आफ्टर एक सोर्स है पेज 91 पे, सोर्स 5, जहां पे गौतम बुद्ध एक वेल्दी हाउस होल्डर है, उसका नाम सिगाला है, उसको एडवाइस कर रहे हैं कि अपने घर के लोगों से तुम कैसे ट्रीट करोगे। तो इन 5 वेज मास्टर शुड लुक आफ्टर हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज। यहां पे एक अच्छी बात आप समझिएगा, whatever the passage or line I had taken it from the NCERT book। यहां पर सर्वेंट्स की बात हो रही है, एम्प्लॉयज की बात हो रही है, स्लेव्स की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब भारत में स्लेवरी एक लंबे समय के बाद आई। जब भारत पर मुस्लिम हमले शुरू होते हैं, जब भारत में क्रिश्चियनिटी एंटर करती है, तब हमारे यहां स्लेवरी आती है। इंडिया में स्लेवरी का सिस्टम ही नहीं है। इनको गलत तरीके से डिफाइन करके कुछ कैटेगरीज को उन्होंने जबरदस्ती स्लेव लिख दिया है कुछ किताबों में, स्पेशली कम्युनिस्ट राइटर्स की बुक में यह मिलता है। इन 5 वेज मास्टर शुड लुक आफ्टर हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज। अपने नौकरों का और अपने एम्प्लॉयज का ध्यान 5 तरीके से एक मालिक को रखना चाहिए।
नंबर 1, असाइनिंग देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, जिसकी जैसी क्वालिटी उसको वैसा काम। सप्लाइंग देम विथ फूड एंड वेजेस, उनको भोजन देना चाहिए और मजदूरी भी देनी चाहिए। टेंडिंग देम इन सिकनेस, जब उनको बुखार या तबीयत खराब हो तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। शेयरिंग डेली केसेस विद देम, और उनके साथ अपने नाजुक पल बिताने चाहिए और थोड़े से उनके साथ सिंपैथेटिक होना चाहिए, इस तरह से कह सकते हैं। ग्रांटिंग लीव एट टाइम्स, जब उन्हें समय जरूरत हो तो उनको छुट्टी भी देनी चाहिए। दीज आर द थिंग्स थ्रू विच अ मास्टर वर्क विद द स्लेव्स एंड विद द सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज। अगला कहता है ब्राह्मणों के लिए और समन्स के लिए बाय 5 वेज शुड द क्लैंसमैन, क्लैंस मीन्स कबीले के सरदार कह लीजिए, लुक आफ्टर द नीड ऑफ समन्स एंड ब्राह्मण्स। समन कौन होते हैं? जो अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, जो कबीले का एक मतलब तांत्रिक पुजारी टाइप का व्यक्ति होता है, जो लोगों की अच्छी देखभाल करता है, अच्छी नीयत से करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड समन्स। आज भी ट्राइबल सोसाइटी में समन्स होते हैं। एंड द ब्राह्मणास बाय अफेक्शन इन एक्ट एंड स्पीच एंड माइंड, और ब्राह्मणों को भी हमें खुश रखना चाहिए बाय अवर एक्ट, बाय अवर स्पीच एंड बाय अवर माइंड, है ना। बाय कीपिंग ओपन हाउस टू देम, उनके लिए घर खोल के रखने चाहिए। एंड सप्लाइंग देम वर्डली नीड्स, और इनको भी जो जरूरत का सामान है वो हमें सप्लाई करना चाहिए। सिमिलर इंस्ट्रक्शंस टू सिगाला अबाउट हाउ टू बिहेव विद दिस पेरेंट्स, टीचर्स एंड वाइफ। इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस सिगाला, जो कि एक वेल्दी हाउस होल्ड है, घर का मालिक है, पैसे वाला व्यक्ति है, उसको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, और अपनी पत्नी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ये तो कुछ बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हो गए जो मैंने डिस्कस किया। अब कुछ क्वेश्चन हमने निकाले जिससे आपका ये पूरा चैप्टर लगभग कवर हो जाएगा। इनके आंसर आपको खुद लिखना है। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, स्तूप का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ा है। डिफाइन अबाउट द फेट ऑफ अमरावती स्तूपा एंड द स्तूपा ऑफ सांची, अमरावती का स्तूप डूब गया और सांची का स्तूप आज भी एकदम शाइन कर रहा है। व्हाट आर द रीजंस? व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ इनकारनेशन ऑफ वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म में 10 अवतार बताए गए। व्हाट इज द थ्योरी? राइट द ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की कहानी कि कैसे वो बचपन में थे, क्या भविष्यवाणी हुई, और कैसे एक साधु ने कहा या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, ये एक बहुत बड़ा साधु, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई। और उनका एक सारथी था, जब थोड़े बड़े हुए तो उसके साथ घूमने निकल गए। उन्होंने जीवन में 4 घटनाएं देखी, मृत्यु देखी, हंसता हुआ साधु देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और एक बीमार व्यक्ति देखा, और उसी ने इनके जीवन को बदल दिया। लाइफ में एक जर्नी। गौतम बुद्ध की स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है? हमें मैसेज ये देती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे दिन एक जैसे जा रहे होंगे, बट द डे 1, एक दिन आएगा, दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, और वो दिन आपके जीवन को बदल के रख देगा। वो दिन किसी भी रूप में हो सकता है। वी ऑल मस्ट वेट फॉर दैट। जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है, और गौतम बुद्ध ने उस मौके को लिया और एक चक्रवर्ती साधु बन गए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्तूप ऑफ सांची। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए जो जो स्टेप्स उठाए, यहां पे उनके बारे में लिखना है। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन फैटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, इनके बारे में हमने बताया था। हिंदी में भाग्यवादी और पदार्थवादी। भाग्यवादी वो है कि जो भी होगा हमारे पेट में हमें मिलेगा, उसके लिए मेहनत करें या ना करें। मटेरियलिस्ट वो है कि जब तक हो खूब खाओ पियो, उसके बाद देखा जाएगा। नेम एनी 4 सोर्सेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर के 4 सोर्सेज की अगर बात करें तो त्रिपिटक हो गए, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, है ना। इस तरह से करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल लाइक दैट। अब हमारा 5वां चैप्टर शुरू होगा बेटा। जो अगला वीडियो होगा वो 5th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा। अपने लाइक्स कमेंट्स जरूर लिखें। आपके कमेंट्स लिखने से हमें सही बातों का पता चलता है। अगर वीडियो में कोई कमी है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एंड आई होप कि आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वेल विशेस फॉर यू ऑल। थैंक यू।